देखिए, इन अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिक्री मनी अदर प्रॉपर्टी हैविंग डॉक्यूमेंट व्हिच प्रपोज टू बी क्रिएट declare, assign, limit, extinguish, whether in present or future, any right or title, interest in movable or immovable, fee shall be computed on the subject matter of the suit. सब्जेक्ट मैटर कैसे पता लगता है सर कि सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? एड वोलरम, एड वोलरम से पता लगता है। एड वोलरम मतलब क्या होता है? एज पर द मार्केट वैल्यू, मतलब शेड्यूल 1 पे जाओ, कहां जाओ? अरे मार्केट वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट पता कैसे लगेगा? मार्केट वैल्यू से लगेगा। और शेड्यूल 1 में देखो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फीस कंप्यूट होगी। उसके अकॉर्डिंग क्या होगी सर? फीस का कंप्यूटेशन होगा। सेक्शन 31, हाँ रिचा, सेक्शन 31। मेरे को बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़े हुए ना, मैं आप लोगों की तरह रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ, आप लोगों की तरह रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता कब हूँ ये एक्ट्स वगैरह? जब साल में आते हैं या कोई आरजेस आ गई या फिर बच्चों का रिवीजन कराना है, तो उस टाइम में मैं यूजुअली आई रीड दैट टाइम। तो उस टाइम में इसको इन सबको पढ़ना होता है। या फिर इसको कब पढ़ता हूँ? जब क्लास में पढ़ा रहा होता तब पढ़ता हूँ। तो एसआरए अगर एक बार पढ़ा दिया तो उसका नंबर आता है 12, 13, 14 महीने बाद। ठीक है सर। सूट्स फॉर सेट असाइड अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट कर दिया है और सूट असाइड, उसको क्या करना है सर? सेट असाइड करना है, उसको उस अटैचमेंट को सेट असाइड करवाना है। अगर वो वाला सूट आपको फाइल करना है, कहाँ दिया हुआ है सर? अटैचमेंट बिफोर डिक्री, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर कौन सा है? अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ऑर्डर कौन सा है सर? 38, 38 है ना सर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो अगर अटैचमेंट हो गया है तो उसको सेट असाइड करने के लिए कितने रुपए की फीस आपकी लगेगी? बात समझ में आई? इसमें दिया हुआ है 1/4 ऑफ द मार्केट वैल्यू। क्या दिया हुआ है देख लो सर, मैं सीधा अंडरलाइन कर देता हूँ। 1/4 मतलब 1/4, जितनी मार्केट वैल्यू उसका 1/4, जितनी मार्केट वैल्यू उसकी 1/4 के हिसाब से फीस का कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है सर। जैसे मार्केट वैल्यू में आपको सिंपल बात होता है, मान लीजिए मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 1/4 कितना हो गया? 25 लाख। अब 25 लाख के हिसाब से मेरे को कोर्ट फीस बताओ। अरे देख के बताओ ना, एड वोलरम में कितनी रुपए की कोर्ट फीस होगी? 25 लाख के हिसाब से कोर्ट फीस बताओ। अब ये मत सोचना कि तुम 25 लाख कोर्ट फीस कोर्ट में दोगे, नहीं। 25 लाख के हिसाब से कोर्ट फीस कितनी होगी? 1,29,000। तो इसकी, तो 1,29,625 सर ये इसकी कोर्ट फीस होगी। सिंपल सी बात है। समझ में आई गणित? समझ में आई कि कैसे कोर्ट फीस एक्ट काम करता है? समझ में आया कोर्ट फीस एक्ट? देखो समझ में आएगा तभी तो रटने में आएगा। मैं समझाऊंगा नहीं तो फिर सीधा रटने को बोल दो तो रटने में दिक्कत है। बात समझ में आई? तो सेट असाइड अटैचमेंट करना है तो मार्केट वैल्यू सेट असाइड। ये अटैचमेंट कहाँ होता है सर? अटैचमेंट बहुत सारी जगह होता है। सिविल में अटैचमेंट बहुत सारी जगह होता है। एग्जीक्यूशन में तो अटैचमेंट नहीं हट सकता ना सर। एग्जीक्यूशन का अटैचमेंट हटा पाओगे क्या? नहीं, लेकिन ऑर्डर 38 का तो हट सकता है ना। ऑर्डर 38 का तो हटा सकते हो, या फिर और भी प्रोविजन है, अभी नहीं डिस्कस करता वरना फिर फंसोगे अननेसेसरी। चलो आगे चलो यार। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर आना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आना है, वेदर विद और विदाउट पोजीशन, फी सेल बी कितना होगा सर? कोई भी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, किसी भी चीज का विनिर्दिष्ट पालन करना है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो अपना जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो अपन रेमेडी अवेल करते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की करें या फिर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी किसी पार्टी से, उसमें क्या सूट होता है और कितना उसका चार्ज होता है। ठीक है। अगर मैं मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात है, किसकी बात है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो वो कैसे होगा सर? अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन, प्रतिफल। उसके प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखेंगे हम कि कितने रुपए का कंसिडरेशन पे हुआ इनके बीच में। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने ली है, हमारे बीच में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन। या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉर्टगेज है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉर्टगेज है, तो वो कैसा होगा? जो भी अमाउंट जो एग्री किया है हमने, किसमें? मॉर्टगेजी ने जो भी अमाउंट एग्री किया है। मॉर्टगेजी कौन है सर यहाँ पे? मॉर्टगेजी कौन है? जो पैसा दे रहा है, जो पैसा ले रहा है? हाँ, कौन है? आराम से सोच के बताइए, जल्दी नहीं है। कौन है शीतल? कौन होगा मॉर्टगेजी?
हमारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या है ना, बहुत फंसे हुए हो, कंफ्यूज रहते हो। क्या कौन है मोर्टगेजर? मोर्टगेजी कौन है? जो सिक्योरिटी दे रहा है या जो सिक्योरिटी ले रहा है? जो सिक्योरिटी दे रहा है ही इज द मोर्टगेजर। हाँ, जो ले रहा है वो मोर्टगेजी। अरे सर हमेशा याद रखना, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे हम ना सेलर, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रॉपर्टी कौन दे रहा है? सेलर। जो खरीद रहा है वो बायर। देखिए बहुत, जो पैसा दे रहा है, हाँ जो पैसा दे रहा है वो मोर्टगेजी। सिंपल सी बात है कि उसने कितने रुपए आपको दिए थे मोर्टगेज के टाइम पे, उस अमाउंट के अनुसार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है आपको मोर्टगेज का। इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है सर। हम बात करते हैं ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे रूप हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जनरल प्रोविजन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जनरल रूप है, इसको टीपीए पे भी लगता है, पार्टनरशिप पे भी लगता है, सोगा पे भी लगता है, एसआरए पे भी लगता है। अगर उन्होंने रेमेडी दी है, अगर उन्होंने रेमेडी दी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो रेमेडी दे रहे हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो, किसी भी संविधा का विनिर्देश पालन करा सकते हो, तो वो टीपीए में भी करा सकते हो, पार्टनरशिप सोगा में भी और एसआरए में भी करा सकते हो विद टर्म टू। जैसे मान लीजिए मैंने सेल के लिए मैं गया, मैं प्रॉपर्टी के लिए गया सेल करने के लिए, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, बाद में उसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, मैं जाऊंगा एसआरए के अंदर रेमेडी क्लेम करने, तो सेल कहाँ दिया हुआ है? टीपीए। तो कहने का मतलब ये होता है कि मोर्टगेज कहाँ दिया हुआ है? मोर्टगेज भी एक एग्रीमेंट ही तो हुआ ना आपके बीच में। अगर कल को कोई पार्टी इन्फोर्स नहीं करी, पार्टी ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, पार्टी ने बोला ठीक है ये लो प्रॉपर्टी, लेकिन कल को पार्टी बोलती है, कल को मोर्टगेज ही बोलता है कि यार पैसा है नहीं मेरे पास, और वो प्रॉपर्टी भी आपकी रख ले और पैसा भी ना दे, तो उस केस की हम बात करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम बात करें मोर्टगेज के केसेस में, तो जितना अमाउंट एग्री हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी? कोर्ट फीस लग जाएगी। देखो समझो आपको सर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट के ये 4 पार्ट और है, और इन्होंने ये सोगा और आईपी डाला ना, तो मेरे को कोई ताजुब नहीं है इनको डालना, क्योंकि सब ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जिसका 175 ठीक है ना सर, जिसका 175 ठीक है उसको सब में दिक्कत नहीं आती है, जिसके जनरल प्रिंसिपल्स ठीक है उसको सब में दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलो, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज है, कौन सा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ लीज। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी लीज आउट करने के लिए उससे बात कर ली थी, हमारे बीच में एग्रीमेंट टू लीज हो गया, भाई पट्टे पे इसका, इस बिल्डिंग को पट्टे पे लीज पे मैं ही ऑप्ट करूंगा, हमारे बीच में करार हो गया। लेकिन जब लीज रजिस्टर्ड हो रही थी उसके पहले वो पलट गया अपनी बात से, तो मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने? तो सर ठीक है ना, लीज पे अगर करोगे तो उसका जो एनुअल रेंट होगा, जो एवरेज एनुअल रेंट होगा उसको आप निकालोगे। कंप्यूटेड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और प्रीमियम इफ एनी, द एवरेज अमाउंट ऑफ, जितना आपने एनुअली उसको एग्री किया है आप उतना क्या दोगे सर? बात समझ में आई? और जहां पर एक्सचेंज की बात है, जहां पर मान लीजिए प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने के लिए हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, ये जमीन आप मेरी ले लेना, मैं आपके पास वाली जमीन मैं ले लूंगा। देखो मनी कंसिडरेशन नहीं होता एक्सचेंज में, एक्सचेंज में पैसा नहीं देते एक दूसरे को, अगर पैसा दे देंगे तो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे अगर एक्सचेंज की हम बात करें, तो जब मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, सुनिएगा सर, मेरे बाल बहुत परेशान करते हैं, ऐसे बुरे ऐसे ऐसे हो जाते बार बार, तुमको वो दिक्कत नहीं है ना? तो सोचे सर कैसे बाल बिखेर के रखते हो, लेकिन ना, पंखा दुखी करता है। पंखा क्या है, मेरे यहीं लगा हुआ है बिल्कुल ऊपर ही। तो सर एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्सचेंज में क्या होगा? एक्सचेंज में होगा वो मार्केट वैल्यू जिसपे प्रॉपर्टी ली गई है। देखिए सर, वो मार्केट वैल्यू जिस पर प्रॉपर्टी को आप एक्सचेंज करने वाले हो, वो मार्केट वैल्यू। अरे सर मैं इससे ये वाली प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा हूं सर, 2 पार्टनर, ठीक है सर, दोनों चाहते हैं अपनी जमीन को एक्सचेंज करना है, भाई तू ये जमीन ले ले, मेरे को जमीन दे दे। तो जितने रुपए की ये जमीन थी उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि कंसिडरेशन तो है ही नहीं, पता कैसे लगेगा? बाकी केसेस में तो आप कंसिडरेशन से पता लगा सकते हो, मॉर्टगेज में आप कंसिडरेशन से पता लगा सकते हो, एक्सचेंज में कैसे पता लगाओगे? विनिमय में, विनिमय में कैसे पता लगाओगे? तो जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे उसकी वैल्यू पढ़ लीजिए सर, याद रह जाएगा। अरे सर चारों आसान ही तो है, टफ क्या है इसमें? कुछ टफ है क्या? हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, रिमेंबर। मैं मेंस के सवाल ही बताऊंगा आपको कि देखो मेंस में ये सवाल आता है, इसका मेंस में सवाल आया हुआ है 2015 के आरजेएस में, मैं आपको अभी वो भी दिखा दूंगा आपको। आजकल सर क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासेस के में सबसे अच्छी बात ये होती है कि 2 मिनट में पकड़ लेगा बच्चा 15 के पेपर में जाके तो कौन सा सवाल बता रहे हैं सर।
सूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एक बात आप देखना, जहां पर भी सूट की बात करते हैं हम लोग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में, तो सर पता कैसे लगेगा? सिंपल सी बात है सर, जो लास्ट ईयर जो रेंट एग्री किया था उसे तो पता लगेगा ना कि कितने रुपए का इनका रेंट है। आपने लास्ट ईयर कितना रुपए रेंट एग्री किया था? रेंट ऑफ लास्ट ईयर से पता लगाओगे ना आप। ठीक है सर, इन सब मामलों में क्या है, ये देखो सर, ये सारे केसेस है ना, इन सब केसेस में कैसे पता लगाओगे? ठीक है, पेबल फॉर द ईयर नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेंट, जो लास्ट ईयर का जो आपका है ना सर, अकॉर्डिंग टू द रेंट ऑफ लास्ट ईयर, जो एक साल पहले का आपका जो रेंट था उसके बेसिस पर। अब ये सारे के सारे क्लेम होते हैं ना सर, डिलीवरी ऑफ टेनेंट है, काउंटर पार्ट ऑफ लीज, एनहांसमेंट ऑफ रेंट, डिलीवरी बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द लीज, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेनेंट खाली नहीं कर रहा है, एस्टैब्लिश और डिस्प्यूट में राइट टू ऑक्यूपाई, ये जितने भी होंगे ना सर, इसका पता कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए ये प्रीमाइसेस है, इसका सालाना किराया 50,000 रुपए, मतलब इसका मंथली किराया कितना है? 50,000 रुपए। 11 महीने का कितना हो गया? 5,55,000। कितना हो गया? 5,50,000, सॉरी 5,50,000 हो गया। अब 5,50,000 के हिसाब से आपका एनुअल रेंट है 5,50,000, 5,50,000 ये रेंट है, तो उसके हिसाब से कोर्ट फीस का निर्धारण किया जाएगा। उसके हिसाब से क्या किया जाएगा कि कितने रुपए कोर्ट फीस देनी है। अरे सिविल जज की कितनी होती है? 13,625, बता था ना सिविल जज की उस दिन 13,625 ये होती है सर सिविल जज की फीस। आगे चले, in a suit for recovery of immovable property from a tenant including a tenant holding over the right, tenant of holding over कहाँ पढ़ेंगे हम लोग सर? मार्क कर लीजिए इसको, 116 टीपीए आरजेएस 2024, इसका इलस्ट्रेशन पूछ लिया, इसका इलस्ट्रेशन पूछा था इन लोगों ने, ठीक है ना सर? हाँ 116 टीपीए विचा, इसका इलस्ट्रेशन पूछ लिया था इन्होंने भी, ठीक है ना? तो इसमें भी देखो ईयर नेक्स्ट बिफोर सब में वही है, ठीक है ना? टेनेंट होल्डिंग ओवर के मामले में क्या होता है? जो लास्ट ईयर की जो रेंट है उसका हिसाब से देखो, और रेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? डैमेजेस फॉर यूज और ऑक्यूपेशन पेबल बाय टेनेंट। इस टाइप के जो सवाल है ना सर, छोटे छोटे, इनको मार्क करके रखा करो, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 4 एमसीक्यू यहीं पे बना सकता हूं मैं। रेंट इंक्लूड्स, रेंट मीन्स अंडर एज पर द रेंट मीन्स, और रेंट इंक्लूड्स एज पर द कोर्ट फीस एक्ट, it includes damages for use occupation, it includes only damages for use and not occupation, it includes not damages for use, neither damages for use nor occupation for it includes occupation of payable by the tenant but not damages। तो 4 एमसीक्यू यहां से बन जाते हैं इस टाइप के सवाल में। हाईकोर्ट के लिए बहुत आसान है एमसीक्यू बनाने इस टाइप के सवालों में, तो बिल्कुल याद रखना ये जो एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे, इनको मिस आउट मत करना। देखिए प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट सवाल उठाता है यहां से, बिल्कुल मिस आउट मत करना। तुम जो पढ़ रहे हो ना, ये जो तुमको डायग्राम बना के बताया कि इधर ये लिखो इधर वो लिखो, वो तो करना ही। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा इसके लिए भी मेक इंश्योर करना खुद को कि भैया छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। जो मैं हमें कहता हूं ना कि 70 में से 60 आसान नहीं होता है, कहना आसान है ना, लेकिन 70 में 60 आसान नहीं है। आसान तब होता है जब आप बहुत माइन्यूटली और मेटिकुलसली चीजों को पढ़ते हो, बहुत शांति से आपने हर एक बारीक बारीक चीजों को पढ़ा हुआ है, तब आते हैं ना स्कोर। एसओडी स्कोर हो जाता है। प्लीज इन चीजों को देखना। मैं यहाँ से 4 एमसीक्यू बना के दे दूंगा, हवा भी नहीं लगेगी। प्लीज इसके जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे, तो थर्ड रीडिंग करोगे, उस टाइम पे बिल्कुल आंखें गड़ जानी चाहिए। आपका हाईलाइटर सिर्फ और सिर्फ चीजें वही मार्क करे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अलावा उसके अलावा कोई मार्क मत करना। इसके बाद सवाल नहीं आता, नहीं आएगा। जो कोर्ट में यूज होती चीजें वो चीज पूछेंगे ना आपसे। आप बताओ मेरे को, ये जो प्रोविजन है जो मैंने आपको बिल्कुल भी आपको इनको छूने भी नहीं दिया, इन प्रोविजन को देखना। जैसे मैं बहुत सारे प्रोविजन है जो मैंने पीछे छुड़वा दिए। आप बताओ इससे क्या क्या एमसीक्यू बनेगा? इससे इतना टफ लेवल नहीं आएगा सर आरजेएस में। एमसीक्यू बन सकता है डेफिनेटली, मैं मना नहीं कर रहा, बट हाईकोर्ट का वो लेवल है क्या? माइनर्स में तो आपको नहीं खोद खोद के पूछेगा ना सर। माइनर्स में तो थोड़ी, माइनर में तो सर नहीं पूछता ना। माइनर में तो सीधे सीधे सवाल आते हैं। जाके 17 का पेपर देखो, 15 का पेपर देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए मैं आगे चलता हूं।
कौन सा सेक्शन पे आ गए थे? ओके 42। तो सूट फॉर मीन प्रॉफिट। अब मीन प्रॉफिट क्या होता है? अंतकालीन लाभ। मैस्ने प्रॉफिट भी कहते हैं, मीन प्रॉफिट भी कहते हैं। अंतकालीन लाभ के घर में बात करता हूँ। अंतकालीन लाभ का मतलब ये होता है सर, अगर आपको पता लगाना है तो जितना अमाउंट आपने असर्टेन किया था, देखिए मैं आपको सिंपल से देखिए, सूट फॉर मीन प्रॉफिट कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट क्लेम्ड एज ए प्रॉफिट। भाई कितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उससे। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग सिविल सूट में रही आज के 5 सालों तक, लेकिन 5 साल तक इस बिल्डिंग से रेंट और प्रॉफिट आता रहा। इस 5 साल तक इस बिल्डिंग से क्या आता रहा? रेंट और प्रॉफिट, भाटक व फायदे जो प्राप्त होते थे संपत्ति से, वो सब आते रहे। तो कितना क्लेम हुआ है एज ए प्रॉफिट, उससे पता लगेगा मीन प्रॉफिट का। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मीन प्रॉफिट कैसे पता लगता है? वो पढ़ो जहां पे आंख टिकनी चाहिए। आगे चलिए। सूट रिलेटिंग टू द पब्लिक मैटर्स। पब्लिक मैटर्स के जितने भी सर, पब्लिक मैटर मतलब होता है जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होगा ना, कौन सा होगा? देखिए सेक्शन 91 92 पता है, पब्लिक न्यूसेंस वाले मैटर। 92 91 92 पढ़ाया मैंने आपको। पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी, पब्लिक चैरिटी, पब्लिक न्यूसेंस। सर इसमें कितने रुपए की फीस होगी? 30 रुपए। सवाल आता है 91 92 से बहुत बार। देखिए दोनों में क्या चाहिए? कोर्ट की परमिशन चाहिए फाइल करने के लिए। दोनों में क्या चाहिए? कोर्ट की परमिशन चाहिए। बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, उसको लगता है 91 में चाहिए 92 में नहीं चाहिए। दोनों में चाहिए। ये सवाल एमसीक्यू के सीधे सीधे सवाल है, बस आप सुनिए, बस शांति से सुनिए और फोकस कीजिए। इंटरप्रेटर सूत्र, अंतराभिवाचीवाद कहाँ पे दिया हुआ है सर? ये अभी सवाल आया सर 2025। कहाँ सवाल था ये? हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। पेपर देखा है आप लोगों ने? ये साफ सवाल पूछ लिया उन्होंने। ऑर्डर 35 रूल, ऑर्डर 35 सेक्शन 88, ये सवाल आया हुआ है पेपर में, जाके देख लीजिएगा। अभी परसों इसी संडे को एग्जाम हुआ है, जाके देखिएगा। ये सब सेम सवाल पूछा है। तो सर इंटरप्रेटिव सूट में क्या रहता है? इंटरप्रेटिव सूट में रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, लिख दो सेक्शन 45, और 45 में जाके वापस लिख दो इंटरप्रेटिव सूट में भी ये लगेगा। किस किस में लगेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सूट में लगता था और इंटरप्रेटिव सूट में लगता था। अरे क्लास में याद करवा दूंगा, बस सुनते रहो। अब ये इतना बड़ा सवाल आएगा क्या एमसीक्यू में? बताओ। व्हेन वेयर इश्यूज आर फ्रेम्ड एज बिटवीन द क्लेमेंट्स, फीस शैल बी पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ द डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये सवाल पूछेंगे क्या आपसे? आप मुझे सिंपल सी एक बात बता दो, बहुत लॉजिकली बात करो कि ये सवाल पूछेगा आपसे। तो वो जो नहीं पूछेगा उसके पीछे क्यों भागने का है? आप वो पढ़ो ना जो मेरे को पढ़ाना है। वो क्यों पढ़ रहे हो जो मैं नहीं दिखाना चाह रहा? मैं जो दिखाऊंगा वो पढ़ो बस। ठीक है सर। सूट नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर में, इसमें देख लीजिए इंपोर्टेंट सेक्शन है सर 45। सर सिंपल सी बात है, एक रफली एक डायग्राम ये बना लीजिएगा। सर 0 से 1000 रुपए तक का कितना होगा? 10 रुपए। 1000 से 3000 तक का कितना होगा? 30 रुपए। 3000 से 5000 का कितना होगा? 100 रुपए। 5 से 10 का कितना होगा? 200 रुपए। और 10,000 से प्लस का कितना होगा? 300 रुपए। आसान है सर? अरे डिफिकल्ट है क्या? बताइए। अब घर जाके आप बनाया किसी ने वो डायग्राम वगैरह कुछ किया है फिर निशांत? कैसे कैसे आएगा रिजल्ट? हाँ साहिल, आज क्यों मुहूर्त आज का ही क्या? आप कल भी मिलेंगे। हमें क्या है? हाँ कब बनाओगे? ठीक है कल देखूंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे जो बना लेते हैं। देखिए वेर एवर अपील ऑफ कॉम्पनसेशन, किसकी? फॉर मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू द कॉम्पनसेशन। सर कॉम्पनसेशन दिया है कहीं पे, क्या दिया है? पार्टी को प्रति कर दिया है, उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो आप? उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो अपील। पार्टी को क्या मिला था? कॉम्पनसेशन, प्रतिकर। उसके अगेंस्ट कहां जा रहे हो आप? अपील में जा रहे हो। अपील की कितनी रुपए की फीस होगी? अब ये बस कुछ कुछ बातें सर इनका ध्यान रख लेना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस अमाउंट, एक साथ दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस अमाउंट, बस इसको अंडरलाइन कीजिए। डिफरेंस अमाउंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस अमाउंट का मतलब क्या होता है?
यस, तो मतलब हमें इससे बात पता लगता है कि यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन है उसको आप क्या चाहते हो, उसको आप एनहांस करना चाहते हो, उसको क्या आप क्या करना चाहते हो, लिखिए वर्धित प्रतिकर के लिए, हिंदी में लिख लीजिए वर्धित प्रतिकर के, फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। जैसे मान लीजिए सर आपने मांगा कितना था 7 लाख, कोर्ट ने दिया कितना है 2 लाख, तो जो डिफरेंस है तो मतलब कोर्ट फीस कितनी लगेगी अपील में, 5 लाख पर कोर्ट फीस लगेगी। वेरी गुड, बस समझदार बच्चे हो, सब समझ गए ना। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था ये, क्योंकि एनहांस की कहीं बात नहीं, पढ़ लो कहीं एनहांस लिखा हो तो, लेकिन फिर डिफरेंस कैसे आएगा, फिर डिफरेंस कैसे आएगा। 47 पे आ जाइए अपील्स। सर ये फॉर मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू द कॉम्पनसेशन की बात को छोड़ दो, आ जाइए सिंपल अपील में। सिंपल अपील में कैसे पता लगेगा सर ये कितने रुपए की होगी, सेम वैसे पता लगेगा जो तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में पता लगता था। जैसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब सिविल जज साहब ने जितनी कोर्ट फीस ली है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर अपील आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उतनी ही कोर्ट फीस लेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या लेगा, उतनी ही कोर्ट फीस लेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। क्योंकि देखिए आप अगर शेड्यूल को पढ़ेगो, शेड्यूल 1 में जाइए एक बार, शेड्यूल 1 जल्दी से, शेड्यूल 1 देखिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के सबसे ऊपर की लाइन क्या लिखी हुई है, सूट, रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और अपील, ये चीज लिखी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपील के मामलों में भी सारे प्रावधान लग रहे हैं। अगर ये सेक्शन यहाँ होता भी नहीं तो भी हम समझ जाते हैं ना, क्योंकि शेड्यूल में दिया हुआ है। रटना क्यों सर, समझ समझ के करो। अरे क्लासेस का रिकॉर्डेड तो मिलता ही है आपको, नहीं समझ में आया तो फिर से जाके देख लेना, चलो चलो सर कोर्ट फीस दिखाओ, देख सकते हो वापस जाके। वेरी गुड, बड़े सारे एक्सप्लेनेशन है इसके, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। कम टू द सेक्शन 48। बात करता है सर, यहां से स्टार्ट होता है हमारे एक्ट का दूसरा पार्ट। हमारे एक्ट का दूसरा पार्ट जो है, अरे इस एक्ट का नाम क्या है, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन। तो यहां से क्या स्टार्ट होता है, मतलब इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहां से स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन, भाई सूट की वैल्यूएशन कैसे तय की जाती है, ठीक है ना सर, किस तरह से सूट की वैल्यूएशन कितनी होगी इसको तय किया जाना है। तो सर वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो निकालनी होती है ना, हमें जो वैल्यूएशन ऑफ सूट डिटरमाइन करनी है वो होती है सर जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट से। किसे होती है, jurisdiction of the court से। आप पढ़िए, in the suit for the purpose of determining the jurisdiction of the court, specific provision is not otherwise made in this court in any other law for value for the purpose, value for the computing the fee payable under this act shall be the same। तो सर ये कहना चाह रहा है कि जहां पे भी आपको वैल्यूएशन निकालनी है किसी भी जुरिडिक्शन की, जब भी किसी जुरिडिक्शन का वैल्यूएशन करना है, तो जो बाकी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो बाकी प्रोविजंस दिए हुए, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो उसके लिए भी वही सब पॉइंट्स लागू होंगे जो हम कोर्ट फीस में लगाते हैं। जैसे मार्केट वैल्यू हो गया, एड वोल्ट्रम हो गया, हम सूट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वही बाकी चीजों से जो कि मार्केट वैल्यू पे होता है। जैसे मार्केट वैल्यू पे कोर्ट फीस कैसे पता लगती है, मार्केट वैल्यू पे कोर्ट की फीस कैसे पता लगती है आपको, आप जाते हो डीएलसी रेट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एक रेट बनाती है कि इस एरिया का पर स्क्वायर फीट का रेट ये होगा, उसी रेट के हिसाब से आपको रजिस्ट्री की भी रकम देनी पड़ती है, उसी रेट के हिसाब से। ये कहना चाह रहा है कि अगर सर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो फिर जो बाकी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जहां पे भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो उस वैल्यू के उस पर्पस के लिए वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द फी पेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी द सेम। वही सेम मेथड आप यूज कीजिए जो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर दिया हुआ है। आगे देखिए, इन ए सूट वेयर द फीस पेबल अंडर दिस एक्ट एट द फिक्स रेट, द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट शेल बी द मार्केट वैल्यू। आगे ना सर, किससे पता लग रहा है, मार्केट वैल्यू से अंडरलाइन कीजिए, ठीक है ना सर। अगर कोई फिक्स रेट है तो उसकी वैल्यू, उसका पर्पस कैसे डिटरमाइन करोगे, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट शेल बी द मार्केट वैल्यू। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग तय करेंगे। और हम करते भी तो हैं ऐसी चीज। देखिए राजस्थान में सिविल जज जो है वो 2 लाख तक के मैटर लेते हैं, जो सिविल जज सीनियर है, सीनियर डिवीजन, ये 2 से 5 लाख तक के मैटर में जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये 5+ के मैटर में जाते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगता है, पता लगता है क्योंकि हम मार्केट वैल्यू देखते हैं प्रॉपर्टी की, इसी से पता लगता है। और वैल्यूएशन जब भी देखनी है तो वैल्यूएशन कैसे देखनी होगी प्रॉपर्टी की, सिंपल सा आंसर है इसका,
तुम्हें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखनी है, कैसे देखोगे? मार्केट वैल्यू से देखोगे। और मार्केट वैल्यू से पता कैसे लगेगी? जो उसका एस्टीमेट अमाउंट दिया हुआ है, एस्टीमेट अमाउंट जो दिया हुआ है ना प्रॉपर्टी का, रफली एस्टीमेट अमाउंट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मार्केट वैल्यू से जैसे मार्केट वैल्यू से पता क्या लगता है? जमीन की दर। किसकी दर पता लगती है मार्केट वैल्यू से? जमीन की दर। और मान लीजिए जमीन की दर है 50 लाख रुपए की जमीन है, जितने स्क्वायर फीट की लैंड है, उस पर एक मकान बना हुआ है। कितने साल पुराना मकान है? अच्छा 10 साल पुराना मकान है, 2 मंजिल मकान है, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू का अगर हम लोग सब कैलकुलेट कर दें तो 10 से 15 लाख रुपए की रकम हो गई। तो जो मकान की हम एग्जैक्ट कितनी वैल्यूएशन कर देंगे? 65 लाख। तो यहाँ पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, लमसम की बात कर रहे हैं ना सर। कंफर्म है क्या आपको? आप तो डीएलसी रेट से जमीन की रेट पता लगाओगे, मार्केट आप मकान की रेट कैसे पता लगोगे? आप प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे पता लगोगे? आप एस्टिमेट पे जाते हो ना। डीएलसी रेट से तो जमीन की रेट आएगी ना सर। जमीन की रेट, अरे जमीन की रेट पे थोड़ी ना केस फाइल हो रहा है, मकान में तो बनाया उस पे, प्रॉपर्टी भी तो खड़ी है, 2 मंजिला प्रॉपर्टी खड़ी है, तो 10 लाख का ये उसे ठीक है, रफली एस्टिमेट सामान का लगा हुआ अंदर। अच्छा रफली ओके 15 लाख की प्रॉपर्टी रफली एस्टिमेट कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर जो मार्केट वैल्यू, और जहां पर ये पॉसिबल नहीं है तो वहां पर कैसे लगाओ? पॉसिबल नहीं का मतलब क्या सर? जहां पर सिर्फ जमीन है वहां तो हम लोग एक्यूरेट बता सकते हैं कि ये उसकी मार्केट वैल्यू होगी, लेकिन जहां पर पॉसिबल नहीं है, मतलब अरे सर जमीन भी है उसके ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, अब कैसे पता लगाओगे? वैल्यूएशन निकाल रहे हैं हम लोग। हम हमारा पर्पस यहाँ पे कोर्ट फीस निकालना नहीं है। देखिए इस एक्ट के 2 पार्ट है, कोर्ट फीस और वैल्यूएशन। कोर्ट फीस के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शेड्यूल पढ़ लिया और बाकी प्रोविजंस थे जहां पर हमने बताया इंटरप्रेटर में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव छूट में क्या होता है, सब में हमने देख लिया, प्रीएम्पशन में क्या होता है, सब पता लगा लिया। अब मुझे निकालना है मार्केट वैल्यूएशन कि मार्केट में वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की। और ऐसे तो आप मार्केट वैल्यूएशन को तय करेंगे ना। 49 देखिए, मार्केट वैल्यूएशन क्या टर्म यूज किया इन्होंने? एस्टिमेट को क्या यूज किया? अंदाजन क्या यूज किया इन्होंने? हाँ अनुमान लिखा होगा ना, मौलिक अनुमान लगाया जाना संभव ना हो वहां वादी वाद पत्र में कथित करे। ठीक है, जहां पर प्रॉपर एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है तो जो भी अमाउंट वो प्लेंट में लिखेगा उसी से मान लेंगे। उसने लिख दिया 65 लाख, उसने क्या लिख दिया? अरे सर उसने क्या लिखा? 65 लाख मान लिया, क्योंकि रकम तो फिक्स है नहीं, हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, लेकिन कुछ तो रकम लिखोगे अनुमान लगा के। इसने बोल दिया कि हम अनुमान भी नहीं लगा पाए या फिर हम कोई एस्टिमेट प्रॉपर एस्टिमेट पे नहीं आ पा रहे, फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा प्लेंट के अंदर। उस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना इस वाले प्रोविजन को। द फर्स्ट पार्ट इज, अब प्री के हिसाब से अगर इस प्रोविजन को देखोगे तो सर सूट नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जिनकी वैल्यूएशन आपको निकालनी है, तो वैल्यूएशन कैसे होगी? वैल्यूएशन कैसे होगी? जो कि बाकी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जिसके बारे में बात करें उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, जहां पे कोर्ट मार्केट वैल्यू देख रहा है तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करो, अगर एस्टिमेट प्रॉपर नहीं है तो प्लेंट में जो रेट लिखी है उसके अकॉर्डिंग लगा दो, प्लेंट में जो रेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग लगा दो। जहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि एस्टिमेट क्या लगाया जाए तो क्या लिखोगे? अरे प्लेंट में कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको, प्लेंट में कुछ तो लिखना पड़ेगा। जो प्लेंट में जो लिखोगे वो भी क्या होगा? वो भी अनुमान ही होगा, वो भी एस्टिमेट लिखोगे। प्लेंट में क्या लिखोगे जब पता ही नहीं लग पा रहा है तो कुछ तो अनुमान लगाओगे ना कि 50 लाख की जमीन 15 लाख का ये, चलो लिखो प्लेंट में। वो अनुमान लगाने की बात। हाँ बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे अब अभी तो प्रोविजन है ना कि वो कोर्ट फी एग्जामिनर को बिठा देते हैं, सामने वाली पार्टी जो होती है। और देखिए कोर्ट के अंदर ना बहुत बहुत सर्टेन है चीजों को पता लगाना। जैसे कोई भी अगर अंडर वैल्यू करता है ना तो सामने वाला एडवोकेट, सामने अगर प्रतिपक्षी जो एडवोकेट है, सामने वाला एडवोकेट अगर ही इज वेरी विजिलेंट ना तो वो पता लगा लेगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसा होता है, अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो सीपीसी में हम लोग लिखते हैं along with the plaint all the other documents shall be forwarded in the summon। मतलब प्लेंट तो भेजोगे ही, वाद पत्र तो भेजोगे ही, साथ में जो भी दस्तावेज है वो सब भी आपको भेजने पड़ते हैं। तो जब आप प्लेंट भेज रहे हो, समन के साथ में प्लेंट भी जाती है, बाकी डॉक्यूमेंट भी जाते हैं। तो ये जो प्लेंट होती है ये प्लेंट की फोटोकॉपी जाती है, वो फोटोकॉपी जाती है जो कि कोर्ट में सबमिट करी है आपने। सबमिट कब होती है? जिस पे रजिस्ट्री के स्टाम्प हो, उस पे डाक टिकट हो,
पूरा, ताकि सामने वाली पार्टी को भी पता रहे कि इसने कितने रुपए का टिकट लगाया है, कितने रुपए की फीस इसको लगानी थी, ताकि पार्टी को ऑब्जेक्शन लेने का मौका मिले। अंडर वैल्यू होता है, कोई चीज अंडर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए पार्टी ने डेलिबरेटली जानबूझकर उसको अंडर वैल्यू कर दिया, ठीक है, और बोल दिया कि सर पता लगाना मुश्किल था, एस्टिमेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने प्लांट में ये चीज ऐसा ऐसा किया। तो भी आपके पास जिस जमीन पर वो जगह खड़ी है वहां की डीएलसी रेट तो है। अगर वो चीज रेगुलाइज नहीं है तो 25 गुना देखो पड़ोस वाली जमीन से, हमने वो वाले प्रोविजन तो पढ़े ना कि पास वाली जो जमीन है उससे 25 गुना रेट देखोगे। रेगुलाइज मतलब अगर कोई जमीन नियमित नहीं है, जैसे बहुत सारी जयपुर में कॉलोनी हो सकती है ना जो कि जेडी के अप्रूव्ड जमीन नहीं है, जो जमीन अप्रूव्ड नहीं है, रेगुलाइज नहीं है, पड़ोस के 25 गुना देख लो। तो देर आर सर्टेन वेज जिससे पता लग जाता है, देर आर सर्टेन वेज, ऐसा नहीं है पता नहीं लगा रहा। देखिए कोर्ट में प्रैक्टिस की होगी तो ये प्रोविजन इजीली समझ में आते हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है पूरी पूरी, और हम इस एक्ट को प्रैक्टिकलिटी में जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, वरना मेरे लिए तो आसान है सर इसे डायग्राम बना के दो चलो इसमें सिर्फ इसमें। बट द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड thoroughly to these provisions, thoroughly to these provisions. आ जाइए अगले में, प्रोसीजर वेयर ऑब्जेक्शन इज टेकन ऑन अपील और रिवीजन दैट ए सूट और अपील वाज नॉट प्रॉपर्ली वैल्यूड फॉर द जुरिडिक्शन पर्पस। मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्शन कहां पे ले रहे हो आप, किसी अपील में या फिर रिवीजन में जाके क्या बोल रहे हो कि सर इसमें प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं किया गया है, प्रॉपर इसका वैल्यूएशन नहीं हुआ है। आप वहां पे अगर आके ये प्रोविजंस ले रहे हो, जैसे कोई भी पार्टी वैल्यूएशन में करती है तो कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा, अपीलेट कोर्ट होगा या फिर रिविजनल कोर्ट होगा, पुनरीक्षण न्यायालय होगा या फिर अपीलीय न्यायालय होगा, वो क्या क्या चीजें देखेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। एक बार पढ़ लीजिए रफली, एन ऑब्जेक्शन टू रीजन दे द ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ द सूट, ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और लोअर अपीलेट कोर्ट which had no jurisdiction with respect to suit or appeal exercise the jurisdiction with respect to their entered by the appellate court। ये सिचुएशन कब आती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए सर इस प्रोविजन को, एक बार देखिएगा इधर। मान लीजिए मेरा एक आदमी है, ठीक है, मेरा एक आदमी है जो कि सिविल जज की कोर्ट में काम करता है। कहाँ काम करता है, वो सिविल जज की कोर्ट में स्टाफ में है। मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसकी अगर एक्चुअल वैल्यूएशन निकाली जाए तो वो बनती है 2,10,000। कितनी बनती है, 2,10,000 की उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन है। लेकिन अगर मैंने उसको अंडर वैल्यू कर दिया तो जो मेरा जानकार आदमी है जो कि सिविल जज की कोर्ट में लगा हुआ है, तो ये मेरा मैटर कहां चला जाएगा, इसके कोर्ट में चला जाएगा अंडर वैल्यू करते ही। अब उस टाइम तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, लेकिन जब आप अपीलेट कोर्ट में चले गए उस टाइम पे बात उठाई किसी ने, तो वहां पर अपीलेट या रिविजनल कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा। देखिए और सिविल जज ने क्या किया, सिविल जज ने उसी पे जजमेंट दे दिया। सिविल जज के पास था जुरिडिक्शन उसका, नहीं था। सिविल जज के पास था जुरिडिक्शन उसका, नहीं था। तो मतलब यहाँ पर इनहेरेंट जुरिडिक्शन है। आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कॉम्पिटेंट था कोर्ट। कॉम्पिटेंसी के अंदर देखिए दो शब्द समझिए, थोड़ा सा सीपीसी पढ़ाना पड़ेगा। देखिए सर दो शब्द होते हैं जुरिडिक्शन, एक होता है कॉम्पिटेंसी, इसको हम बोलते हैं अधिकारिता, और इसको हम कहते हैं सक्षमता। क्या कहते हैं, जहां पे मैं बात करता हूं जुरिडिक्शन की, तो जुरिडिक्शन में 3 तरीके का जुरिडिक्शन होता है। एक होता है पेक्यूनरी, एक होता है धनीय संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, और क्षेत्रीय अधिकारिता। कॉम्पिटेंसी के अंदर आती है सब्जेक्ट मैटर और पेक्यूनरी, बस ये 2 ही चीजें आती है सर। अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने पेक्यूनरी नहीं होते हुए भी उसका ट्रायल कर लिया और उस पर जजमेंट दे दिया, उसका इंपैक्ट क्या होता है, जजमेंट हो जाता है वॉइड। लेकिन ये एकदम से नहीं होता है, ये क्या होता है, एकदम से नहीं होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर फॉलो कहाँ होगा, क्या जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो मान लेगा क्या कि उसने जुडिक्शन को एक्सीड किया है, वो मान लेगा क्या, कभी नहीं मानेगा। तो सेक्शन 49 को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट क्या क्या चीजें देखता है अब हम समझते हैं। अब समझ में आया, समझ में आया निशान कि क्या क्या चीजें देखेंगे हम, कहाँ पे, अपीलेट कोर्ट में या फिर रिविजनल कोर्ट में। कप नहीं है वहां पे, उधर रखा हुआ है कप।
कब का है? अरे उधर रखे हुए हैं, गिर जाएगी ये। आइए सर पढ़िए, क्या क्या कोड क्या क्या देखेगा। कोड सबसे पहले देखेगा, क्या आपने फर्स्ट इंस्टेंस में इशू फ्रेम होने के पहले उठाया था ये मुद्दा? आपने क्या ये मुद्दे को फर्स्ट इंस्टेंस में उठाया था? मतलब लोअर कोर्ट में जब केस चल रहा था तो आप क्या आपने वहां पे इस बात को रेस किया था? आपने क्या इस बात को वहां पे रेस किया था? कोर्ट ये देखेगा, the objection was taken the first instance or before the hearing of which issues the first framed or recorded in the lower appellate court, in the lower appellate court, in the memorandum of appeal of that court. क्या आपने वहां पे सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में रेस किया? दूसरी कोर्ट की चीज क्या देखेगी? The appellate court satisfies with the reasons by recording by writing suit appeal overvalued the overvaluation prejudicially affected the disposal of the suit or appeal of the rights. कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि क्या जो न्यायालय ने ऐसा जो डिसाइड किया है। अब कोर्ट ये मान लीजिए कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यार ये अंडर वैल्यूड है, क्या कोर्ट ये देखेगा क्या ये पार्टीज को प्री जुडिशली अफेक्ट कर रहा है? प्री जुडिशली क्या पार्टीज को अफेक्ट कर रहा है? और कोर्ट ये भी देखेगा क्या ऐसे ऑर्डर से क्या पक्षकार अपना पक्ष नहीं रख पाए? कोर्ट ये भी चीज देखेगा, क्या फर्स्ट इंस्टेंस में उठाया गया था? दूसरा, क्या इस वजह से पार्टीज को लॉस हुआ है, प्री जुडिशली अफेक्टेड हुए पार्टीज? ये चीज भी कोर्ट डिटरमाइन करेगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है ना, अगर अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, देखिए सर, अगर अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड, इफ द अपीलेट कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पार्टी बोलती है कि सर मैंने नीचे वाली कोर्ट में तो रेस किया नहीं था, अब मैं अपील में हारने के बाद यहाँ रेस कर रहा हूँ, तो कोर्ट पूछेगा तूने वहां पे क्यों नहीं रेस किया था? कोर्ट को इससे श्योर होना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर पार्टी ने वहां रेस किया था तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर हैड बीन नो इफेक्ट, नो डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन। बात समझ में आई? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, इफ द ऑब्जेक्शन नॉट टेकन इन द मैनर अपीलेट कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, सर ये मेंस के सवाल है, किसके सवाल है? मेंस के सवाल है सारे, लेकिन अब तुम पढ़ लो, यहाँ पे आए तो मैं सब पढ़ाऊंगा। एंड अपीलेट कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि भैया दोनों मटेरियल जो है, तो कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट क्या करेगा? अपील को सुनेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा ना सही कि देखो यार ऐसी बात है कि गलती तो हुई है, तो कोर्ट जजमेंट को विशिएट करके दोबारा सही कोर्ट में ट्रायल करने के लिए भेज देगा। क्या करेगा कोर्ट? रिमांड बैक कर देगा केस को कि जाओ उस कोर्ट में वापस से मैटर को सुना जाए। देखिए आप पढ़िए यहाँ पे, if the objection was taken in that manner, the appellate court is satisfied as both those matters has not those matters before it, it shall proceed to deal with the appeal under the rules applicable to the court of the hearing. But if it remands the suit, कोर्ट चाहे तो अपील को सुने, कोर्ट चाहे तो रिमांड भी कर सकता है सूट को, और दोबारा फ्रेम करने के लिए बोल सकता है, और बोल सकता है कि दोबारा से रीट्रायल करो, इसमें एडिशनल एविडेंसेस लो। तो कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को बोल सकता है सब काम करने के लिए कि जाइए नीचे और ये सारे काम करके आइए। और ये जो सेम पावर है, देखिए लास्ट लाइन इन्होंने लिख दी है, ये सेम पावर रिविजनल कोर्ट के पास भी है। किसके पास है? 115 है ना सर, सेक्शन 115 सीपीसी, ये सारी पावर्स किसके पास भी है? रिविजनल कोर्ट के पास भी है। दोबारा सर जब कभी भी अपीलेट कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में गए, सुनिएगा, जब कभी भी अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में गए, कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि आपने फर्स्ट इंस्टेंस में उठाया था। दूसरा, क्या प्रीजुडिशियल इफेक्ट हुई पार्टीज? कोर्ट को लगता है किसका, अगर कोर्ट को लगता है कि किसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है उसकी अपील से या उसको पॉइंट से, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार मैटर ठीक है, तो कोर्ट उस अपील को सुनेगा। कोर्ट चाहे तो रिमांड बैक भी कर सकता है, कोर्ट चाहे तो एडिशनल एविडेंसेस देने के लिए भी बोल सकता है। और यही सेम रूल कहाँ लगेगा? रिविजन पे भी लगेगा, रिविजन कोर्ट के पास भी ये पावर रहेगी। समझ में आई बात? सेक्शन 50 से आइए प्लीज। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है क्योंकि मेंस का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है ये? प्री में सवाल नहीं आएगा इन सबसे, प्री में सवाल नहीं आएगा इन पार्ट से, क्योंकि इसमें पूछने के लिए प्री में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए कोर्ट फीस एक्ट है, दो सवाल बनाने हैं इनको, वहां से 1 या 2 नंबर के सवाल बनाएंगे।
अब एक दो नंबर के सवाल के लिए ये वो चीज तो नहीं उठाएंगे ना जो बिल्कुल अंदर अंदर लिखी हुई है, तो समझ लेना फिर पेपर का लेवल एक्सट्रीम टफ हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट तुमको फेल करना नहीं चाहता, एक्सट्रीम लेवल पे पेपर कोई टफ नहीं बनाता, चाहे तो बना दे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हाई कोर्ट है, वो जिस दिन सोच लेना कि मेरे को पेपर एक्सट्रीम टफ बनाना है, तो तुम रोक भी नहीं पाओगे उसको, और वो नहीं बनाते, वो माइनर से तो बिल्कुल नहीं बनाते। क्योंकि देखिए बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एडवोकेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, बात समझ में आई? तो पेपर लीनियंट रखा जाता है, किसी भी एग्जाम का पर्पज नहीं होता कि फेल कर दो सबको। आप सोचिए इतना आसान सा पेपर था एपीओ का, 71-72 कट ऑफ गई है, क्या टफ था नेगेटिव मार्किंग के साथ इतना, आप सोचिए क्या टफ था उस पेपर में। तो कहने का मतलब ये कि खुद आरपीएससी नहीं चाहता कि बच्चे फेल हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। थिंकिंग वो नहीं है ना आरपीएससी की थिंकिंग ना हाईकोर्ट की थिंकिंग है। ना हाईकोर्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी तो पूछ रहा है और बाकी चीजें पूछ रहा है, लो थोड़ा कंसेप्चुअल पूछ रहा है रट्टाफिकेशन के बजाय। चलिए आ जाइए सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 क्या बोलता है? प्रोबेट, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज सुबह पढ़ाया था मैंने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आज सुबह पढ़ा हमने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आज सुबह वाली क्लास में पढ़ा हमने लिमिटेशन में। क्या होता है लेटर्स ऑफ, इसको बोलते हैं प्रशासन पत्र। क्या बोलते हैं इसे? प्रशासन पत्र बोलते हैं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में पढ़ा था हमने आज लिमिटेशन की क्लास में, इसका जो प्रोवाइजो था उसमें हमने पढ़ा। जो बच्चे उस क्लास में नहीं है, बस मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या चीज है, इसको समझिए एक बार। मान लीजिए देयर इज ए पर्सन ए, इसका काम है सर लोगों को क्रेडिट पे पैसे देने का, इसका काम है लोगों को क्रेडिट पे पैसे देने का। इसका एक फ्रेंड है बी, इसने बी को भी 5 लाख रुपए दिए, बी को भी इसने कितने रुपए दिए? 5 लाख। एक दिन इसकी डेथ हो जाती है, एक दिन एक ही डेथ हो जाती है, और इसके जो हायर्स होते हैं, सी इसका एक बेटा होता है, वो कहता है, वो कोर्ट आता है और कोर्ट आके बोलता है सर मेरे पिताजी ने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया हुआ है और वो पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है। उसने एक रफली एस्टिमेट बताया कि 1 करोड़ रुपए हमारा मार्केट में अटका हुआ है, प्लीज वसूल करवा दो, सारा लीगल पैसा है, आप बस क्लेम बता दो किसका कितना क्लेम है। तो कोर्ट क्या करता है, किसको अपॉइंट कर देता है? बी को कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बना देता है। क्या बना देता है? एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, ठीक है ना, एक प्रशासक बना देता है, इसको क्या बना देता है? अब इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? ये करना, ये देखना कि किस किस का कितना कितना रुपया ए ने किस किस को कितने कितने रुपए दिए थे। ये एक लिस्ट बनाएगा जिसमें पूरी लिस्ट होगी, भाई ए ने किस किस को कितने कितने रुपए दिए हुए हैं। ये होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कल को मान लीजिए डी ने 2 लाख रुपए लिए हुए थे, डी ने 2 लाख रुपए किसको दे दिए? बी को दे दिए। तो बी को जैसे ही पैसे मिल जाएंगे वापस, बी एक सर्टिफिकेट बना के देगा, इसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बस सिंपल सी बात है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से तो इसके पास अपॉइंट होता है, इसके पास पावर होती है और वहीं पे बाकी चीजें होती है, ठीक है। चलिए एक्ट में आ जाइए। ये विल वाला ही प्रोबेट है। प्रोबेट आप सब जानते होंगे, प्रोबेट क्या होता है सर? वसीयत के ऊपर जब कभी भी कोई वसीयत आती है तो वसीयत के ऊपर कोर्ट एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में एक डिक्री जारी करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेट। तो मतलब वसीयत के ऊपर कभी भी कोई डिक्री देगा, सिविल कोर्ट कोई जजमेंट देगा, डिक्री देगा, उसको क्या कहेंगे? देख लीजिए, एवरी एप्लीकेशन ग्रांट ऑफ प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन shall be accompanied by the valuation of estate in the duplicate in the form fourth in the part 1 of schedule 3। शेड्यूल 3 क्या है सर? उसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें क्या दिया हुआ है? फॉर्म नंबर दिए हुए हैं। फॉर्म नंबर मतलब होता है
सर उसमें एक नमूना दिया हुआ है कि भाई ऐसे करके ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, ऐसे करके लिखो, उसमें जाके देख लीजिए एक बार, जाके देखिए एक बार शेड्यूल 3। ठीक है ना सर, तो आप चाहे प्रोबेट में जाओ, लेटर ऑफ एडमिशन में जाओ, जो भी करने हो किसी में भी जाओ, लेकिन इस तरह से आपको फाइल करना पड़ेगा। ऑन रिसीट ऑफ सच, जो जो एप्लीकेशन लगाओगे, ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी सर? वो एप्लीकेशन जैसे ही कोर्ट को आप वो एप्लीकेशन भेजोगे, ताकि वो पता लगा पाए कि एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी है। बाकी केसेस में नहीं पता लगाते, लेकिन जहां पे विल आ रही है, प्रोबेट आ रही है, तो वहां पर उनका सीन अलग होता है सर। विल का, एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका सीन बिल्कुल अलग होता है। आपने उस फॉर्मेट में केस कोर्ट में फाइल किया, वहां से वो भेजेंगे कलेक्ट्री को। कलेक्ट्री जो वो जो स्टेट है जहां पर वो जमीन जहां पर वो जमीन स्थित है, वहां पे उसकी रेट को पता लगाएंगे कि भाई कितने रुपए की रेट है इसकी। और स्टेट इज सिचुएटेड मोर, अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है तो उन सब डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द मोस्ट वैल्यूएबल पोर्शन ऑफ द मोर प्रॉपर्टी। तो सर अगर एक से ज्यादा जगह पर अगर वो प्रॉपर्टी है तो उस कलेक्टर को भेजो जहां पर लार्ज हिस्सा उस प्रॉपर्टी का। अरे सर एक प्रॉपर्टी है जयपुर में, एक है कोटा में, एक है अलवर में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है जयपुर में। कुछ कुछ प्रॉपर्टी कोटा में, कुछ कुछ प्रॉपर्टी अलवर में है। तो किस कोर्ट को भेजोगे, मतलब तो किस कलेक्टर को भेजोगे? जयपुर कलेक्टर को भेजोगे, बस ये बात लिख रहा है, कुछ नहीं। 51 लिखिए, लेवी ऑफ फाइन। लेवी ऑफ फाइन में देख लीजिए दो दो चीजें हैं। फीस का उद्ग्रहण, फीस कैसे ली जाएगी सर? इनसे, किनसे फीस कैसे ली जाएगी? इन लोगों से फीस कैसे वसूलोगे आप? ठीक है ना सर। अब इसमें डिटरमाइन करने के लिए शेड्यूल 1 देखिए, शेड्यूल 1 उसका आर्टिकल 6 देखिए। अरे वहां पे दिया हुआ है प्रोबेट, शेड्यूल 1 में दिखाइए, वहां प्रोबेट दिखाऊंगा आपको। 2% लिखा हुआ है ना, 2%। 5,000 से ऊपर है तो कितने रुपए? 5%। 2% दिख रहा होगा आपको, 2% विल प्रोबेट में। अरे देखिए शेड्यूल, अरे अनुसूची 1 में देखिए आर्टिकल 6, इसको आर्टिकल बोला इन लोगों ने। देखो हमें यहाँ कहां से पता लगा, इसको आर्टिकल कहते हैं लोग। कितने रुपए? 2% दिख रहा होगा, है ना? 2% ही है ना। और अगर 5,000 से ऊपर है तो कितने परसेंट है? 3%। तो ये कह रहा है सर कि फीस किस हिसाब से होगी? 2%। और अगर 5,000 से ज्यादा है तो फिर बस यही लिख के खत्म करो इसको, और क्या कैसे इनके लिए जाएगा। ठीक है ना सर। और देखो मार्केट वैल्यू का पता कैसे लगाते हैं प्रोबेट में? मार्केट वैल्यू का पता कैसे लगाते हैं सर? जिस दिन आदमी मरा, सर जो आदमी ने वसीयत बनाई वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनकी विल पर आज प्रोबेट ले रहे हैं। तो कब की वैल्यूएशन लगाओगे आप मार्केट की? 2 साल पुरानी वैल्यूएशन लगाओगे, आज की वैल्यूएशन नहीं। कब की? द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीट, देखिए मैं कहाँ लिखा हुआ है, सब पढ़ा तो है मैंने। वेयर द एप्लीकेशन मेड विद 1 ईयर दैट डेट ऑफ डेथ डिसीज ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द। ठीक है सर। कैसे पता लगाओगे? मार्केट वैल्यू से लगाओगे। ठीक है ना। मिताक्षर फैमिली की कहीं बात कर रहा है, एचयूएफ की बात कर रहा है क्या? ये रहा। कोई आदमी अगर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, संयुक्त हिंदू कुटुंब में अगर कोई व्यक्ति है, एचयूएफ में कोई अगर मान लीजिए कोई आदमी एचयूएफ में है, तो फिर उस पार्ट का वैल्यूएशन जो कि उसको रिसीव हुआ है डेथ के पहले। अभी क्या लिखा हुआ है यार, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। ये वैकेंसी भाई मेरे पाउंड नहीं बचेंगे। इनको मैं बलिदान, इनका बलिदान होने वाला है।
सर मैं यहीं से बैठे बैठे समझा देता हूँ। अरे सर ऐसे ऐसे बोल रहा है ये, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। सर ऐसा होता है एचयूएफ में, ऐसा होता है जब आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जाते हो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक होता है कर्ता। अब कर्ता कौन होता है? जो सब मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए आज के 100 साल पहले आपकी फैमिली भी एचयूएफ में रही होगी, मतलब आपके सारे फैसले कौन लेता होगा? या ताऊ जी लेते होंगे या दादाजी लेते होंगे। भाई किसकी शादी कहाँ होनी है, इस बार कौन सी फसल उगेगी, इस बार कहाँ की जमीन कहाँ जाएगी, इस बार शादी करने के लिए क्या करेंगे, ये सब कर्ता की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मान लीजिए एक एचयूएफ का मेंबर था, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर था, उसकी हो गई डेथ। उसकी क्या हो गई? डेथ। उसको शेयर तो मिलता, उसको शेयर तो मिलता, बट ही इज अंडर एचयूएफ, मतलब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा था, इसलिए उसको शेयर नहीं मिला। उसको कुछ हिस्सा मिलता। जैसे मान लीजिए दिस इज द प्रॉपर्टी ना, इसका एक कर्ता है, ये कर्ता है दादाजी या ताऊ जी, कोई भी हो सकते हैं जो पूरी प्रॉपर्टी का मैनेज करते हैं। घर में किसी की बेटी की शादी है, ठीक है ना, 4 भाई है, किसी की बेटी की शादी है, तो उस शादी के लिए एचयूएफ चाहे तो जमीन भी बेच सकता है बिना किसी से पूछे। लेकिन उसका वो पैसा किस में लगाएगा? सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए लगाएगा। ऐसा नहीं खुद के अय्याशी के लिए अपना फॉरेन ट्रिप कर रहा है, यूरोप ट्रिप कर रहा है 1 बीघा बेच के। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो द थिंग इज, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कोई एचयूएफ का आदमी था, जैसे आप पढ़िए एनी मेंबर, मेंबर कौन है सर? एचयूएफ का मेंबर है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, उसको शेयर नहीं मिला है, लेकिन उस आदमी ने मरते मरते क्या बना दी अपनी एक, उस आदमी ने मरते मरते अपनी क्या बना दी एक सर? विल बना दी। उसने अपने मरते मरते क्या बना दी? एक विल करके चला गया। तो उसका जितना हिस्सा था, मान लीजिए उसका इतना सा हिस्सा था उसकी प्रॉपर्टी में, तो इस हिस्से के हिसाब से उसका क्या लग जाएगा? जो भी हिस्सा उसको रिसीव होने वाला था उसके हिसाब से उसको क्या लग जाएगा? वो सिर्फ उतने हिस्से पे करेगा जो हिस्सा उसको मिलता। इसकी मार्केट वैल्यू निकालो फिर। अरे एचयूएफ का कोई मेंबर है, वो मर गया विल बना के, तो उसका जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू लो। 2% तो ले लेंगे ना हम, 2% की फीस प्रोबेट के ऊपर। किसके 2%? पूरी की प्रॉपर्टी नहीं, उसका जो शेयर की प्रॉपर्टी है। हाँ यार बस इतना समझो, उसके शेयर की 2% लो आप। ये सब लिखा हुआ है। चले आगे। ठीक है सर, वही फीस वीस कंप्यूट करने के लिए आप बाकी प्रोविजंस देखोगे। 52 में आ जाइए सर, ग्रांट ऑफ प्रोबेट कि प्रोबेट दी कैसे जाती है। हमने पढ़ा ना सेक्शन 41 साक्ष्य अधिनियम, अब जो बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 41 पढ़ा ना। 4 तरह के कोड होते हैं, प्रोबेट, एडमिनल्टी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी। इन सबके जजमेंट इन रेम है इनके। तो हम वो वही प्रोबेट की बात कर रहे हैं हम। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जजमेंट है इनके, मतलब पूरे समस्त विश्व के विरुद्ध जजमेंट आते हैं इनके। ग्रांट ऑफ प्रोबेट, अगर मैं प्रोबेट की ग्रांट, द ग्रांट ऑफ प्रोबेट और द लेटर ऑफ एडमिशन शैल नॉट बी डिलेड बाय द रीजंस ऑफ रेफरेंस टू द कलेक्टर अंडर सेक्शन 50, 52, नोशन बाय 54। ये सब टू मच प्रोसीजरल बात कर रहा है, समझ लीजिए एक बार। देखिए सर, जहां पर भी कोर्ट सेटिस्फाइड है, जहां पर भी कलेक्टर को सेटिस्फाइड है, जहां पर भी कलेक्टर को सेटिस्फाइड, कलेक्टर सेटिस्फाइड है सर, ये प्रोबेट कौन कौन कर, कोई कोर्ट करता है या कलेक्टर करता है? कलेक्टर। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा है, ये एक सर्टिफिकेट देता है कलेक्टर। कलेक्टर सर्टिफिकेट ये देता है, द ग्रांट ऑफ प्रोबेट और लेटर शैल नॉट बी डिलेड बाय द रीजंस ऑफ रेफरेंस टू द कलेक्टर। ऐसा है सर, ऐसा है सर कि कलेक्टर सेटिस्फाइड है कि वैल्यूएशन ठीक है, फीस भी ठीक है, तो वो क्या करेगा सर? वो इशू कर देता है और प्रोबेट ग्रांट कर देता है, मतलब वो अलाउ कर देता है कि हाँ इसको सुना जाए, इसको लिया जाए, वो उसको सुना जाए, उसको लिया जाए, ठीक है। देखिए आप पढ़िए, ये कहना चाह रहा है सर कि कभी भी हमने कलेक्टर से परमिशन लेने के लिए भेजी कोई एप्लीकेशन कि जाइए कलेक्टर साहब को भेजिए, भेजी थी ना हमने सर सेक्शन 50 में कि जाओ कलेक्टर साहब से पूछ के आओ कि क्या वैल्यूएशन है उसकी, और जहां पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कलेक्टर को भेजो अगर प्रॉपर्टी किसी जगह। हमें सब प्रोविजन पड़े। तो ये कहना चाह रहा है सर कि ये कलेक्टर के चक्कर में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। शैल नॉट बी डिले बाय द रीजन ऑफ जो भी रेफरेंस आपने भेजे हैं, बट द कोर्ट शैल मेक नो ग्रांट of probate or letters until it is satisfied that the fees prescribed by the act has not been paid। कोर्ट प्रोबेट ग्रांट नहीं करेगा जब तक कलेक्टर
तब तक कलेक्टर ये नहीं बोलेगा कि फीस प्रॉपर है, कलेक्टर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तभी क्या होगी, तभी कोर्ट प्रोबेट ग्रांट करेगा। समझ में आई बात? तो कलेक्टर का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोबेट के मामले में रोल किसका इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि लिखा हुआ है ना सर, बट द कोर्ट शेल मेक नो ग्रांट। जब तक कोर्ट इंश्योर नहीं हो जाएगा